हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और जिस दिन का आप इंतज़ार कर रहे थे वो दिन आ गया है दोस्तों। नोटिफिकेशन आ गया है आर ओ का। आपने देख लिया है। और अगर आपने नोटिफिकेशन अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आर ओ की तैयारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। और आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसी कड़ी में आगे जुड़ते हुए आज हम आपके सामने लेकर आए हैं जीव विज्ञान में जितनी भी उसकी उपशाखाएं होती हैं उनसे संबंधित जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सब एक वीडियो में समाहित कर दिए गए हैं। तो आज का जो टॉपिक हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जीव विज्ञान की उपशाखाएं, या आप कह सकते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं। तो चलिए देर ना करते हुए, क्योंकि अब हमारे पास समय नहीं है बिल्कुल भी, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, ये भी चीज़ आपको देख लेनी है। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी अध्ययन करता है, किसका अध्ययन करता है? केवल जीवित जानवरों का, केवल जीवित वनस्पति का, केवल जीवित व मृत जानवर दोनों का, और या फिर जीवित व मृत वनस्पति दोनों का। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं जूलॉजी के अंतर्गत यानी जंतु विज्ञान के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। तो जंतु विज्ञान के अंतर्गत है जीवित और मृत जानवर दोनों का अध्ययन किया जाता है जंतु विज्ञान के अंतर्गत। ठीक है, इतनी बात आप इससे समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का आपको चयन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं पक्षी। पक्षी का संबंध किससे है? जो पक्षी है आपका ये हो जाएगा आपका ऑर्निथोलॉजी। जो आपका पक्षी है, पक्षी का संबंध ऑर्निथोलॉजी से होता है। वंशागति जो वंशाणुगति होती है इसका संबंध होता है आपका जेनेटिक्स से। पर्यावरण की बात करते हैं तो ये आपका इकोलॉजी से संबंध हो जाएगा। और जीवाश्म की बात करेंगे ये हो जाएगा आपका पैलियोबायोलॉजी। ठीक है, तो 1 का 3, तो 1 का 3 किस में? 1 का 3 आपका एक ही ऑप्शन में दिया हुआ और यही आपका करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। तो 2 का हमारा बी है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कुछ और चीज़ भी देख लेते हैं। जो हमारे पक्षी हैं, पक्षी विज्ञान को आपका ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है, वंशागति को जेनेटिक्स कहा जाता है, पर्यावरण को इकोलॉजी कहा जाता है और जीवाश्म को पैलियोबायोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात भी आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? आपको बताना है फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा। फ्रेनोलॉजी कहा जाएगा, एथोलॉजी कहा जाएगा, एग्रोस्टोलॉजी कहा जाएगा या पेनिलोलॉजी कहा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एंथोलॉजी। फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और पॉइंट हैं वो भी आपको देख लेना चाहिए। जो फ्रेनोलॉजी है, फ्रेनोलॉजी आपको कहा जाता है मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता तथा विक्षिप्तता का अध्ययन को फ्रेनोलॉजी कहा जाएगा। एंथोलॉजी ये फूलों के अध्ययन को कहा जाएगा। एग्रोस्टोलॉजी ये घास से संबंधित, एग्रो माने घास होती है, इस चीज़ से आप आइडिया लगा सकते हैं, एग्रो माने घास। और एग्रोलॉजी आपका घास से संबंधित अध्ययन को कहा जाएगा। पैलिनोलॉजी ये विभिन्न प्रकार के परागकणों के अध्ययन को कहा जाएगा पैलिनोलॉजी। और इस तरह के क्वेश्चन ही आपसे जो है आर ओ की परीक्षा में पूछे गए हैं और अब की बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा? इक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी या मेलेकोलॉजी। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका एंटोमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाएगा। और बाकी चीज़ें हैं, बाकी पॉइंट है वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इक्थियोलॉजी ये कहा जाएगा आपका मत्स्य की रचना, कार्य की और जो इत्यादि है उससे जुड़े हुए जितने भी होते हैं उनके अध्ययन को इक्थियोलॉजी कहा जाएगा। एंटोमोलॉजी ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है, ये क्वेश्चन में हमने देख ही लिया है। पैरासिटोलॉजी ये परजीवी के अध्ययन को कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। पैरासिटोलॉजी परजीवी के अध्ययन को कहा जाएगा। मेलेकोलॉजी ये मोलस्का और इनके खोलों के अध्ययन को जो है मेलेकोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? पारिस्थितिकी विज्ञान, आनुवांशिकी, जनांकिकी या वायरस विज्ञान। ये क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है और आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका जनांकिकी। ठीक है, जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को जनांकिकी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 का सी है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन की स्पीड आपको अगर स्लो या फास्ट लगती है तो आप उसको अपने हिसाब से जो है स्पीड उसकी बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? इथनोलॉजी, इथनोग्राफी, इथोलॉजी या फिर एथिक्स। सारे क्वेश्चन जो हैं एक जैसे दिए हुए हैं और ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इथनोलॉजी। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथनोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, और बाकी पॉइंट भी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो भी इसमें से देख लेते हैं। इथनोलॉजी विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरणों का तुलनात्मक अध्ययन, ये कहा जाएगा आपका इथनोलॉजी। इथनोग्राफी किसी विशिष्ट संस्कृति का अध्ययन, उसको कहा जाएगा इथनोग्राफी। इथोलॉजी मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन, ये कहा जाएगा आपका इथोलॉजी। और लास्ट देख लेते हैं इथिक्स। तो एथिक्स किसको कहा जाएगा? आपका नैतिक आचार और कर्तव्य का जो मनोवैज्ञानिक अध्ययन है उसको जो है एथिक्स कहा जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है? बायोनिक्स, बायोनोमिक्स, बायोनोमी या फिर बायोमेट्री। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। अगर आप आंसर जानते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका बायोनिक्स। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को बायोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, बाकी फैक्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। बायोनिक्स जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण एवं पद्धति का अध्ययन और अजैविक तंत्र पर इसका प्रयोग, ये कहा जाएगा बायोनिक्स। बायोनोमिक्स किसको कहा जाएगा? ये कहा जाएगा जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन को बायोनोमिक्स कहा जाएगा। बायोनोमी हो जाएगा जीवन के नियमों और उनके अध्ययन को बायोनोमी कहा जाएगा। ठीक है, और लास्ट देख लेते हैं बायोमेट्री। बायोमेट्री किसको कहा जाएगा? तो बायोमेट्री हो जाएगा आपका गणित एवं सांख्यिकी की तकनीकों द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन, ये हो जाएगा आपका बायोमेट्री। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली है। नंबर 8 देख लेते हैं। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। जो पैलियो वनस्पति है उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? जंतु जीवाश्म का, शैवाल का, फफूंदी का या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर पैलियो वनस्पति किसको कहा जाता है? ये आपके मन में सवाल आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बता देते हैं। जो आपका पैलियो वनस्पति है ये कहा जाता है आपका पादप जीवाश्मों के अध्ययन को। जो आपके पादप जीवाश्मों के अध्ययन होता है, जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है, इसको कहा जाता है आपका पैलियो वनस्पति। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्मों के अध्ययन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर या फिर फ्लोरिकल्चर। और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे, पहले भी आए हैं और इस बार भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। रेशम कीट पालन को कहा जाता है, ये हो जाएगा आपका सेरिकल्चर। 9 का सी करेक्ट हो जाएगा। और बाकी एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। एपीकल्चर किसको कहा जाएगा? एपीकल्चर कहा जाएगा जो व्यापारिक स्तर पर शहद उत्पादन तथा फसलों में परागकण हेतु मधुमक्खी के पालन को क्या कहा जाएगा? एपीकल्चर कहा जाएगा। हॉर्टिकल्चर पुष्प एवं फल देने वाले पौधों का अध्ययन, ये कहा जाएगा आपका हॉर्टिकल्चर। सेरिकल्चर अभी बता दिया है आपसे, कच्चे रेशम के उत्पादन हेतु रेशम के कीट को पालने को सेरिकल्चर कहा जाएगा। फ्लोरिकल्चर देख लेते हैं, सजावट के लिए काम आने वाले पुष्पों का अध्ययन, ठीक है, यानी फूलों के अध्ययन को फ्लोरिकल्चर कहा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है सेरीकल्चर में, टिश्यू कल्चर में, एपीकल्चर में या फिर पीसी कल्चर में। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका एपीकल्चर। यह भी पिछले क्वेश्चन में हमने बता दिया है। ठीक है, सेरीकल्चर आपको बता दिया है। सेरीकल्चर होता है जो रेशम का कीट होता है उसके पालने के अध्ययन को सेरीकल्चर कहा जाता है। और पीसी कल्चर ये मत्स्य पालन को कहा जाता है, यानी कि मछली पालन को कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सही सुमेलित कौन सा नहीं है। इधर आपकी खेती दी हुई है, इधर खेती का नामकरण दिया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन आपका, कौन सा आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। फूलों की खेती को फ्लोरिकल्चर कल्चर कहा जाता है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहा जाएगा। सब्जियों की खेती को हॉर्टिकल्चर नहीं कहा जाएगा। सब्जियों की खेती को कहा जाएगा ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर कहा जाएगा सब्जियों की खेती को। तो ये जो है आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहा जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो 11 का जो सी है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहा जाएगा? फ्लोरिकल्चर, पोमोलॉजी, हॉर्टिकल्चर या ओलेरी कल्चर। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ओलेरी कल्चर। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में कौन सुमेलित नहीं है? एपीकल्चर शहद की मधुमक्खी पालन का है, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सेरीकल्चर सिल्क वर्म का है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। पीसी कल्चर ये लाख के कीड़ों को नहीं कहा जाता है। पीसी कल्चर कहा जाता है आपका मत्स्य पालन या फिर मछली पालन। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। हॉर्टिकल्चर ये फूलों से संबंधित हो जाएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा आपका सी। 13 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? शब्द और अर्थ के हिसाब से आपको बताना है। सबसे पहले देख लेते हैं लेक्सिकोग्राफी। शब्दकोश का संकलन कहा जाता है। फिलोलॉजी डाक टिकटों का अध्ययन। एंटोमोलॉजी मानव शरीर का अध्ययन। और ओनोग्राफी कीट पतंगों का अध्ययन। आपको बताना है जो जोड़ा सुमेलित है। ठीक है, एक ही जोड़ा सुमेलित है और वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं जो लेक्सिकोग्राफी है ये शब्दकोश के संकलन को कहा जाता है और यही आंसर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी चीज़ें देख लेते हैं। जो फिलोलॉजी है आपका ये डाक टिकटों के अध्ययन को नहीं कहा जाएगा। जो आपका फिलोलॉजी है ये कहा जाएगा भाषा की संरचना एवं विकास और उसके इतिहास के अध्ययन को। जो आपकी भाषा की संरचना है और उसके इतिहास के अध्ययन को जो है फिलोलॉजी कहा जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा भाषा के विकास से संबंधित हो जाएगा। एंटोमोलॉजी ये कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। ये मानव शरीर को नहीं कहा जाएगा, एंटोमोलॉजी कहा जाएगा कीटों के अध्ययन को। ठीक है, आइकोनोग्राफी किसको कहा जाएगा? तो ये कहा जाएगा आपका प्रतिमाओं और चित्रकला के अध्ययन को आइनोग्राफी कहा जाएगा, यानी कि प्रतिमाओं और चित्रकला के अध्ययन को। ठीक है, ये कहा जाएगा आपका आइनोग्राफी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ए करेक्ट हो जाएगा। लेक्सियोग्राफी शब्दकोश के संकलन को कहा जाता है। फिलोलॉजी भाषा की संरचना एवं विकास का एवं उसके इतिहास के अध्ययन को कहा जाता है। एंटोमोलॉजी कीटों के अध्ययन को कहा जाता है। आइनोग्राफी प्रतिमाओं और चित्रकला के अध्ययन को कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल पर ROR का नोटिफिकेशन है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किससे है? मानव शरीर की संरचना से, शब्दकोश के संयोजन से, गुप्त लिखावट से, चित्र और मॉडल के द्वारा पढ़ने से। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो लेक्सिकोग्राफी का जो संबंध हो जाएगा ये हो जाएगा आपका शब्दकोश के संयोजन से। इसको कहा जाएगा लेक्सिकोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 15 का बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पादित होता है? सिल्क, कैचवे, शहद या फिर अंगूर।
तो विटिकल्चर बात करता है आपका अंगूर की खेती की। तो 16 का जो है डी ये आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 देख लेते हैं। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन की बात हो रही है तो कीट संवर्धन आपको बताने क्या होता है। कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान या फिर कीटों को मारने का विज्ञान, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। जो कीट संवर्धन का विज्ञान है ये कहा जाता है आपका कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है टेप वर्म, सिल्क वर्म, थ्रेड वर्म या फिर अर्थवर्म। जो आपका वर्मी कल्चर में प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? वो होता है आपका अर्थवर्म। आपका केंचुओं को कहा जाता है और केंचुओं को किसानों का मित्र भी कहा जाता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है, किसानों का मित्र भी आपका केंचुआ होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? मेंडल के नियम का, जैव विकास का, डीएनए संरचना का या फिर आनुवांशिकता और विचरण का। आपको बताना है 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा जो जेनेटिक्स है वो आपका आनुवांशिकता और उसके विचरण का अध्ययन है। ठीक है, 19 का डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। और दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आपसे पहले भी कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जो यूपी पीसीएस है वो क्वेश्चन को रिपीट सबसे ज़्यादा करता है, तो इसलिए जो है आपको पुराने क्वेश्चन देखने बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन को कहा जाता है? शिशुओं के अध्ययन को, महिलाओं के अध्ययन को, त्वचा की बीमारी के अध्ययन को या फिर वृद्धों के अध्ययन को। जो आपका जेरेंटोलॉजी है ये कहा जाएगा आपका वृद्धों के अध्ययन को। क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। जेरेंटोलॉजी जीव विज्ञान की एक उपशाखा है और जिसका संबंध जो है वृद्ध व्यक्तियों से होता है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी, जेरेंटोलॉजी, टेरेटोलॉजी या फिर ऑर्निथोलॉजी। और ये क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ये कहा जाएगा आपका जेरेंटोलॉजी। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को जेरेंटोलॉजी कहा जाता है। इतनी बात आपको याद रखनी है। 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। और क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। जीर्ण वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी, एथनोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी या फिर थेनेटोलॉजी। तो 22 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो 22 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जेरेंटोलॉजी। जो पिछले वाला क्वेश्चन है केवल उसकी थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करके दे दिया है, क्वेश्चन यही है। और मैं आपसे हर वीडियो में बताता आया हूँ कि क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करके आपको एग्जामिनर दे देगा और आपसे वही क्वेश्चन जो है दोबारा पूछ लिया जाएगा। क्वेश्चन वही रहेगा, आंसर वही रहेगा, लेकिन केवल उसकी थोड़ी सी लैंग्वेज इधर से उधर उसको करके आपसे पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और क्वेश्चन नंबर 23 देख लेते हैं। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। जो आपका पेडोलॉजी है ये किससे संबंधित है? वायुमंडल से, मिट्टी से, प्रदूषण से या फिर बीज से। तो 23 का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मिट्टी से। जो पेडोलॉजी है वो आपका मिट्टी से संबंधित है। और आप समझ सकते हैं जो पेड़ लगते हैं वो आपकी मिट्टी में ही लगाए जाते हैं। ऐसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हैं। पेडोलॉजी यहाँ नहीं जहाँ पेड़ लगाए जाते हैं। पेड़ कहाँ लगाए जाते हैं? वायुमंडल में तो लगेंगे नहीं, प्रदूषण में भी नहीं लगेंगे और बीज में भी नहीं लगेंगे। तो पेड़ कहाँ लगेंगे? ये आपके मिट्टी में लगेंगे। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों की बात हो रही है, अस्थियों के अध्ययन को विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत लिया जाता है? ओस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, सेरोलॉजी या फिर जियोलॉजी। आपको बताना है 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो अस्थियों का अध्ययन है उसको कहा जाएगा ओस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का जो ए है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी पॉइंट भी कुछ इससे संबंधित हैं वो हम देख लेते हैं। ओस्टियोलॉजी किसकी बात करेगा? ये अस्थियों या हड्डियों का अध्ययन की बात करेगा। ओरोलॉजी आपका पर्वतों के अध्ययन की बात करेगा। सोरोलॉजी ये आपका रुधिर, सीरम या वैज्ञानिक अध्ययन की बात करेगा। और जो जियोलॉजी है ये आपका पृथ्वी की आंतरिक संरचना
उसमें पाए जाने वाले पदार्थों के अध्ययन को कहा जाएगा जियोलॉजी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 25 देख लेते हैं। हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है? जो हड्डियों की पढ़ाई है वो विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत होती है, ये आपको बताना है। जियोलॉजी के अंतर्गत, सेरोलॉजी के अंतर्गत, ओरोलॉजी या फिर ऑस्टियोलॉजी। तो हड्डियों की पढ़ाई जो है, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया है, ये हो जाएगी आपका ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 25 का डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। किस तरह के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाते हैं, और सभी स्टेट पीसीएस में भी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 26 देख लेते हैं। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी या फिर इक्थियोलॉजी। तो 26 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को सर्पेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ भी इसके नाम में सर्प आ रहा है और यहाँ भी आपका सर्प इसके नाम में आ रहा है, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। बेमेल आपको ज्ञात करना है। बेमेल आपका कौन सा हो जाएगा? फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, पैथोलॉजी या फिर बैक्टीरियोलॉजी। तो 27 का आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है, इनमें से जो है बेमेल कौन सा है। तो बेमेल हो जाएगा आपका साइकोलॉजी। जो आपका फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी है, ये जीव विज्ञान से संबंधित विद्याएं हैं, और जबकि साइकोलॉजी है, ये आपका मनोविज्ञान से संबंधित है, इसलिए ये जो है सबसे बेमेल हो जाता है। जो साइकोलॉजी है ये आपका मनोविज्ञान से संबंधित है, ये हो जाएगी आपकी मनोविज्ञान से संबंधित। और ये जो बाकी है ये आपकी जीव विज्ञान से संबंधित है। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है, और 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ये आपको पैटर्न दिखाना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28। हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स क्या है? मृदा विहीन पादप संवर्धन है, पादप में कलम उगाना है, सब्जियों का अध्ययन है या फिर जल का संरक्षण है। तो आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या हो जाएगा। तो 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। जो हाइड्रोपोनिक्स है ये हो जाएगा आपका मृदा विहीन पादप संवर्धन। ठीक है, इतनी बात आपको याद रखनी है। और हाइड्रो की बात करते हैं, जहां आपको हाइड्रो वर्ड मिल जाता है ये आपका पानी से संबंधित हो जाता है। और ये जो हाइड्रोफोनिक्स है ये आपका मृदा विहीन, यानी कि मृदा नहीं होती, केवल पानी में ही जो है पादप का संवर्धन किया जाता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 28 का ए करेक्ट हो जाएगा। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।